हेलो स्टूडेंट, स्वागत है परीक्षा साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो आप लोग की तैयारी को बढ़ाने के लिए आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर वीडियो, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री हम इसमें पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपका क्लास 12 की जो फिजिकल केमिस्ट्री है पूरा हम उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पूरा उसमें कंप्लीट होगा। इससे टोटल आपके पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, या जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन का हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? क्लास 12 का केमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री। यार किसको पढ़ने वाले हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री से हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसी प्रकार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 वीडियो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो गया आपका। ये पार्ट इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो में आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। इसमें हमने कभी कोई नेम रिएक्शन देखा, तो कभी महत्वपूर्ण वीवीआई 25 क्वेश्चन देखा है। इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो हमने देखा है। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उन वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है। पहले हम सीक्यू टाइप क्वेश्चन से कुछ विलयन होता है। विलयन क्या होता है? तो देखिए, विलयन क्या लिखा है। पहला समांगी मिश्रण होता है, संगत मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है या असंगत। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट। तो विलयन क्या होता है? विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिर क्या कर रहा है? विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं। विलयन के मुख्य घटक क्या होते हैं? देखिए, एक्चुअली विलयन बनता है। अगर विलयन आपको बनाना है तो आपको कम से कम 2 पदार्थ चाहिए। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। यानी विलेय और विलायक को मिला दो तो बन जाता है क्या? विलय। तो इसके मुख्य घटक देखिए क्या होंगे। केवल विलय नहीं, विलेय एवं विलायक। हाँ, विलेय एवं विलायक दोनों। याद रखिए, विलयन का मुख्य घटक विलेय और विलायक दोनों होते हैं। इन दोनों से किसी अगर एक की कमी है या नहीं है तो विलयन नहीं होता। तो दोनों आपका घटक क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। यानी आपका क्या होगा? विलयन में आपका विलायक और विलेय दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है? अच्छा, विलयन में यहाँ पर देखिए 2 नाम लिखे थे हमने, विलायक और विलेय। देखिए, विलायक क्या होता है? जो मात्रा में अधिक होता है। जो क्या होता है? मात्रा में अधिक होता है। मात्रा में अधिक होता है वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है विलायक। और जो मात्रा में कम होता है, जो मात्रा में आपका कम होता है, जो मात्रा में कम होता है, मात्रा में कम होता है, जो मात्रा में कम होता है उसे क्या होता है? विलेय। तो अब याद रखो, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में उसे विलायक बोलते हैं। यानी अब यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बता रहा हूँ विलयन वो घटक जिसकी मात्रा कम होती है। जो कम होगा वो क्या होगा आपका बताओ? जो कम होगा वो आपका होगा क्या? विलेय। यानी ऑप्शन बी से। तो विलेय आपका कम मात्रा में, ये आप समझ गए। ठीक है, तो याद रखिए कि विलेय में 2 पदार्थ होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक विलेय एक विलायक। जो अधिक मात्रा में होता है वो आपका विलायक होता है, जो कम मात्रा में क्या होता है? विलेय। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? यानी विलयन की भौतिक अवस्था किन चीजों पर निर्भर करती है? विलय की भौतिक अवस्था पर, विलायक की भौतिक अवस्था पर, उपरोक्त दोनों पर, उपरोक्त में से किसी पर। कह रहा है विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करता है? कि विलय की भौतिक अवस्था या विलायक या दोनों। तो देखो, जो आपका विलयन की भौतिक अवस्था होती है ये आपका निर्भर करता है किससे? विलायक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि विलायक की भौतिक अवस्था पर विलयक का जो होता है भौतिक अवस्था निर्भर करता है। क्यों? जैसे आप ये होता है चीनी और शरबत। किसका? चीनी और पानी। चीनी और पानी के अगर आप मिलाओ, चीनी पानी मिलाओगे क्या बनेगा? शरबत। अब आप बताओ, चीनी कैसा होता है? चीनी आपका होता है ठोस। पानी कैसा होता है? पानी आपका होता है द्रव। शरबत कैसा बनता है? शरबत भी आपका द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। यानी यहाँ पर आपका जो विलयन बनेगा वो द्रव ही बनेगा। तो इसकी भौतिक अवस्था किससे समान है? विलायक के पानी के। अब पानी आपका क्या है? यहाँ पर पानी आपका क्या होता है? विलायक होता है। तो अब बताओ किस पर निर्भर किया? विलायक पर निर्भर किया या नहीं? इसलिए विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसी विलयन के 2 घटक
ए एवं बी है, इनके क्वथनांक 60 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस हो तो कौन सी घटक विलायक होगा? दो आपके पास है, एक आपका है ए और बी, कह रहा है इनके क्वथनांक 60 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस हो तो कौन सा घटक विलायक होगा? एक में देखो सामान्यतः अगर देखा जाए, तो सामान्यतः आपका विलय का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि विलय का क्वथनांक अधिक होता है, विलय का क्या होगा? कम होगा। तो अब बताओ इसमें से एक 60 है, एक 120, कौन अधिक है? देखो जो आपका क्वथनांक क्या, क्वथनांक किसका अधिक है? देखो ए है एक बी है, एक आपका 60 है और बी का 120, यानी 120 है, इसका मतलब बी के क्या है? अधिक। यहाँ पर यानी ए आपका क्या होगा? केवल ए ही हो सकता है क्या? विलायक। पूछा कौन सा घटक विलायक हो तो विलायक क्या होगा? ए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आपका विलायक क्या होता है, उसमें विलीन होते हैं, उसका अणु जो होते हैं दूर और जब विलय का पास होते हैं, इसलिए उसका क्वथनांक विलय का कम होता है जबकि विलय का अधिक होता है। तो आपका नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये नंबरिंग में थोड़ा सा गलती है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा केवल ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? घटक अवयवों की संख्या के आधार पर शर्करा एवं जल का मिश्रण होता है। घटक अवयवों की संख्या का शर्करा और जल का मिश्रण होता है, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुरंगी विलयन या पंचअंगी। देखिए अंगी का मतलब होता है कितने प्रकार के घटक विलयन में उपस्थित होते हैं ये, यानी अगर आपसे पूछ रहा कई अंगी विलयन है और अणुओं के अवयवों के घटकों के आधार पर, तो उसमें का मतलब होता है कि एक विलयन में कितने प्रकार के अवयव उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए दो नामक को दिया, एक का है शर्करा और दूसरा क्या है जल, यानी ये आपका होगा द्विअंगी विलयन। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। त्रिअंगी विलयन में क्या होता है? अगर इसमें नींबू मिला दिया, ठीक, इसे बताओ बना गया शरबत ही बना रहा है, शरबत में शर्करा और जल, शर्करा मतलब चीनी, जल चीनी और पानी मिला दिया, क्या बन गया आपका सिंपल सा विलयन बन गया, या फिर शरबत बन गया। इसमें नींबू मिला देते नींबू रस, तो क्या हो जाता है? तीन विलयन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिअंगी। अच्छा तो चार अंगी बनाना क्या होता है? थोड़ा सा नमक मिला चतुर्भंगी बन गया पंचअंगी। अब शरबत में ज्यादा चीना मिला हो तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज में आप देख लेना, शरबत में जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस की विलेयता द्रव में अधिक होती है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका इंपोर्टेंट है, इसको आपको आना चाहिए। बताइए कौन सा? O2 होता है, N2 होता है, Cl2 होता है या Cl, इसमें से कौन ज्यादा जल घुलनशील होगा? तो क्या करो आप, गैस O2 मार दोगे? नहीं, गलत है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा कि जलीय जीव जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब जल ऑक्सीजन में अधिक विलीन होगा। नहीं, इस तरीके का कोई भी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसका सिंपल सा रीजन देखिए, आपका जो जल क्या जल यह कैसा होता है? यह आपका होता है ध्रुवी। कैसा होता है? ध्रुवी। और विलयन में क्या आपने पढ़ा है कि ध्रुवी विलायक में ध्रुवी विलय अधिक विलय होते हैं, जबकि अध्रुवी विलायक में अध्रुवी विलय अधिक। देखिए यहाँ पर O2 N2 Cl2 ये तीनों अध्रुवी, कैसे हैं? अध्रुवी। जबकि आपका HCl क्या है? यह ध्रुवी है, यह कैसा है? ध्रुवी। अब बताइए HCl भी ध्रुवी और जल भी कैसा होगा? ध्रुवी। इसका मतलब इसमें HCl अधिक घुलनशील होगा, यानी निम्न कौन सी गैस? तो HCl आपका सब सही होगा कि HCl ध्रुवी होने के कारण जल भी ध्रुवी है, इससे उसमें अधिक घुलनशील है। और दूसरी बात आप जानते हो HCl क्या है आपका? अगर जल में घुलेगा तो H प्लस HCl माने आयन टूट जाता है, इससे उसकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या कर रहा है? अब एमसीक्यू खत्म हो गया, आपके सिंपल सवाल आ गया। देखो कर रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए, जो कि बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, आपको क्या क्या सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये कहा। अब आपसे पूछ रहा है इसकी 200 विलियन दिया है, अब फिर कह रहा है विलियन की मोलरता का सूत्र क्या होता है? देखो मोलरता होता है कैपिटल एम बराबर होता है W। अब आप लोग को हम कई बार बताते हैं कि विलय एक पदार्थ होता है, एक होता है विलायक। एक क्या होता है? एक होता है विलय, एक होता है विलायक।
तो देखो विलय को किससे दर्शाते हैं, बी से, और विलय को किससे दर्शाते हैं, ए से विलय को दर्शाते हैं, बी को विलय से। तो यहाँ पर मोलरता बराबर होता है क्या, मोलरता बराबर होता है, देखो एक बार लिख दे रहे हैं आपको स्टार्टिंग से। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है, यानी यम क्या है आपका मोलरता, यम मोलरता क्या होता है, विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन ml में इंटू 1000, या इसी पर अगर मोल का बदलता जानते हो, मोल क्या होता है, मोल होता है भार बटे अनुभार, इसको आप लिख सकते हो क्या, डब्ल्यू बी अपान एम बी। डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा, विलय का भार बटे विलय का अनुभार इंटू 1000 अपान वी एम एल, किसमें एम एल। तो ये आपका किसका होता है, मोलरता का सूत्र। अब देखो आपको यहाँ सभी का मान लिखना है, तो यहाँ पर आपको दिया सोडियम क्लोराइड, दिया सोडियम क्लोराइड का कितना ग्राम, 508 यानी यहाँ से आपको डब्ल्यू बी का मान दिया, डब्ल्यू बी का कितना दिया है, 5.85 ग्राम। अब इसका आपको एम बी के मान निकलना है, एम बी का क्या होगा, देखो सूत्र क्या होता है NaCl, तो NaCl में आपका सोडियम कितना होता है, यहाँ पर दिया 23, इसका होता है 23 प्लस क्लोरीन कितना दिया 35.5 के लगभग 35.5। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो ये आपका 0.5 बाहर रहेगा, 5 3 8 और 3 2 5 यानी 58.5 आ जाए। ये क्या है, अणुभार किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब आपको क्या करना है, मोलरता निकालना है, तो डायरेक्ट आप एम का मान लीजिए। देखो डब्ल्यू बी का मान कितना है, 5.85 गुणे 1000 बट एम बी का मान कितना है, 58.5 गुणे 200, इतना ही है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो सॉल्व करोगे तो क्या है, ये देखो आपका यहाँ भी वही 58,508 है 58, इससे अगर काटोगे तो 0.1 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 0, या अगर आपको इसे दिक्कत आए तो आप ऐसे काट दो, देखो 5.85 अगर 10 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 58.5, यानी एक ये एक बार पढ़ी 10 बार पढ़े, कट गया। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो यहाँ कितना है, 1 2 0 2 0 2 0, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2, या आप इसको लिख सकते हो कितना, यम बराबर लिख सकते हो 0.5, और इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो इसकी मोलरता कितनी आएगी, 0.5 मोल प्रति लीटर। ये सिंपल सा आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, जो आपको सिर्फ मान निकाल के रख देना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। भारानुसार यहाँ पर आपको देखिए दिया है, क्या दिया है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्रतिशत, डब्ल्यू विलय का भार बटे विलायक का भार प्रतिशत, कितना दिया है 20%। क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट सूत्र क्या होता है, K2CO3, ये पोटेशियम कार्बोनेट है। अब इसका देखिए यहाँ पे इसका मतलब है आपका जो K2CO3 है उसका मान है 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम। अब ये आपका देखिए 20% मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका ये था C2CO3। अब उसके बाद आपका विलायक होगा, कुछ ना कुछ विलायक हुआ तो WA लिखे, अभी आपने पीछे बताया था विलायक को H लिखा था। तो ये आपका क्या होगा, देखिए टोटल कितना होगा 100 में से आपका 20 ग्राम कार्बोनेट निकल गया, कितना आएगा 80 ग्राम, कितना आएगा 80 ग्राम, ये आपका है विलायक। फिर बात करते हैं, हमको निकालना होगा, देखो पूछा क्या, मोलरता, मोलरता तो होता है डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू, यानी विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का भार होगी ग्राम, यहाँ पे क्योंकि 1000 रुपये, ठीक है। ये सूत्र होता है, इस सूत्र में अगर मान रख दोगे देखो क्या आएगा, अब कहाँ से डब्ल्यू ए अब बी दोनों मान पता, लेकिन आपको अभी एम बी का मान नहीं पता, नहीं यहाँ से अगर निकालोगे एम बी, या फिर लिख सकते हो आप K2CO3, देखो दोनों मतलब विलय आपका क्या है पोटेशियम कार्बोनेट, चाहे इसको लिखो चाहे बी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब के देखिए पोटेशियम का परमाणु कितना होता है 39 गुणा कितना करना होगा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर K2 है, प्लस कार्बन, कार्बन देखो कितना होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3 से गुणा कर। अब इसको सॉल्व करो, देखो 9 गुना 18, 3 गुना 6 और 1 7, 78 प्लस 12 प्लस 16 3 48। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 8 2 10 8 18 4 1 5 5 7 12 और 1 13, यानी 129 आएगा। एम K2CO3 का मान कितना है 138। अब उठा के इसमें आप मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अगर मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो
जगह से देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे यम बराबर डब्ल्यू बी मान कितना है, डब्ल्यू बी के मान आपको दिया है 20 का, कितना लिखोगे 20 बटा यम बी मान आप निकालो कितना है 138 गुणे यहाँ होगा 1000 बटे इसका मान कितना है 80। अब इसी को सॉल्व कर दो। देखो यहाँ से अगर ध्यान देखो 20 का 20 20 चौके 80, ठीक है। अब 4 से भाग देखो 250 चौके 1000 250 चौके 1000 यानी यम का मान कितना आ गया 250 बटा 138। अब इसका भाग दे दो तो आपको नॉर्मली देखो कितना आ जाएगा, ये भाग दोगे तो 129 गुना 2 बार हो जाएगा यानी 1 बार जाएगा 1 बार 10। अब 129 का 100 भाग दो 129 गुना क्यों ना 200 आपका 76 हो जाएगा, कितना करता है। अब ये दशमलव आ गया उसके बाद कितना लगभग 8 आएगा, 108 मोल प्रति केजी, ये आपका आंसर। तो इसकी मोलरता कितनी आ गई 108 मोल प्रति केजी, ये आप भाग दे देना, थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है लेकिन लगभग इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा था, बस आपको जो मान दिया था उसमें से प्रतिशत सभी का मान निकालना था, जैसे बिले और विलायक का मान निकालना था, फिर इसको सूत्र देना था आंसर। सरल है कि नहीं। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन आपको करना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता, ठीक है। फिर मोलरता पूछा, तो अब इसको क्या करो, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड क्या देखो आपका, यानी WnACl का मान आपको दिया है 11.7 ग्राम, फिर कह रहा है 500 ग्राम जल में घोला गया, चलो WH2O का मान आपको दे दिया 500 ग्राम। अब आपको क्या NaCl नहीं निकाल लोगे, NaCl बिल्कुल बना सकते हो, अभी आपने पीछे निकाला भी था। तो देखो सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम कितना होता है 23 प्लस सोडियम कितना होता है 23 और क्लोरीन कितना होता है 35.5, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 58.5। ये आपका किसका मान आ गया NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का अनुभाग। अब आप मान लो मोलरता निकालना है, मोलरता निकाल दो। सबसे पहले क्या होता है विलेय का भाग, विलेय का भाग आपको दिया कितना 11.7 गुणे 1000 अपॉन, फिर यहाँ पर आपको विलेय का अनुभाग कितना है 58.5 गुणे विलायक का भाग, विलायक का भाग कितना दिया 500 ग्राम, क्या लिख दोगे 500। अब इसी को सॉल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देखो यहाँ 500 ग्राम है 1000, 500 गुना 1000 ये 2 हो गया। अब यहाँ से अगर इसको चाहो पूरा कर सकते हो, देखो ये आपका क्या है 11.7, अच्छा इसका 2 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, या फिर अपना भाग दे दो, देखो 11 बचे 55, यानी अगर इसका पहला 5000 पढ़ दोगे तो कट जाएगा, 5000 को पढ़ दोगे 11 पढ़ा तो कट जाएगा। देखो 7 बचे 35, हाथ से लगा 3 और 3 3 और फिर 1 बचे 5 और 3 8, फिर 1 बचे 5, यानी आपका आ जाएगा 505। तो यहाँ पर आपका आएगा 2/5, यम कौन कितना आ गया, यम कौन आ गया 2/5, या इसको भाग दे दोगे तो आ जाएगा 0.4 मोल प्रति केजी, तो कितना आ गया 0.4 मोल प्रति केजी, ये इसकी मोलरता आ गई। किसकी मोलरता आ गई आपका इस प्रश्न का, ठीक है। इसमें आपको पूछा था पूरे को मोलरता है पूछा था, ये आपको मोलरता निकल गया, सिंपल से आपको मान दिया था, मान उठा कर रख दो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ये सभी PYQ है, ये कहीं से बना कर नहीं लाया क्वेश्चन, ये सभी PYQ पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन देखिए पढ़िए समझिए कि कैसे मान निकाल रहे हैं और किस सूत्र पर रख रहे हैं, बस आपको फार्मूला पता था, बस आपको मान निकाल के फॉर्मूला रख देंगे, आपका आंसर आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्या करा, एक यौगिक के 418 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.56 डिग्री सेल्सियस है। यौगिक के अनुभाग की गणना कीजिए, 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक 531 है। अब यहाँ देखो क्या आपसे सिंपली क्या दिया, यौगिक का इतना ग्राम यानी WB का दिया, विलय का भाग दिया कितना दिया 418 ग्राम, फिर 240 ग्राम जल घोला जाता है, यानी आपको दिया है WA का मान दिया है 240 ग्राम में घोला गया, करा एक वायुमंडलीय दाब पर, दाब का मान आपको दिया 1 वायुमंडल, कितना दिया है 1 atm। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना है, यानी यहाँ पर क्वथनांक कितना दिया है TB का मान आपको दिया है 100.56 डिग्री सेल्सियस। अगर यौगिक अनुभाग की गणना कीजिए तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिया, लास्ट में केक मान दिया, केक मान लिखा, तो अब केक मान दिया है कितना 503,
ठीक है। अब देखो इससे आपसे पूछ रहा है विलयन का स्थिरांक, तो पहले ये बताओ आपने क्या क्वथनांक मूल्यांकन सूत्र पढ़ा है? डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है? डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है? के बी इंटू यम। डेल्टा टी बी क्या होता है? के बी इंटू यम, यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? के बी इंटू यम। यम क्या है? यम आपका यहाँ पर है मोललता, मोललता। अगर मोललता सूत्र लिखते हो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी इजकल टू आपका यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू। ये फार्मूला हो जाएगा किसका? आपका क्वथनांक में उड़ने का। अब देखो यहाँ पर डेल्टा टी बी है। अच्छा आपको यहाँ पर क्या दिया? सिर्फ क्वथनांक दिया। तो आपको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है यानी T(H2O) कितना होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हो। डेल्टा टीबी मान निकालो, क्या होगा? 100.56 माइनस 100। अगर ये कर दोगे तो आपको निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 0.56 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, इतना क्वथनांक का उन्नयन हुआ है। तो अब यहाँ से इसका मान रख के आपको देखो पूछा क्या है? यौगिक का अनुभाग। क्या पूछा है? यौगिक का अनुभाग, यानी यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हो। तो मान दो आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसका मान रखते हैं। डेल्टा टी मान आपको कितना है? 0.56 बराबर केविक मान। देखो केविक मान आपको यहाँ से निकालो कितना है? 531, 531 इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू मान आपको दिया है 4.18 गुणे 1000 बटे एम बी का आपको मान निकालना है इंटू डब्ल्यू बी का मान आपको दिया 240, कितना दिया है? 240। अब इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से एक जीरो से जीरो काट दे रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व करें। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करें? यम को यहाँ कर रहे हैं, बाकी सब उठा के रखें। तो यम बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर आपका है 5 देखो आपका यहाँ पर है 5.31 गुणे, यहाँ देखो 418 है ना, 418 में अगर हम इसका 100 गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 418 बटे क्या आ जाएगा आपका? 0.56 गुणे 240, तो सरसल ये 0 कर दिया था 24, कितना बचेगा? 24। अब ध्यान से देखो क्या देखोगे? अच्छा देखो ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक, 10 हट जाएगा, तो आपका एम बी क्या आ जाएगा? एम बी बराबर आपका आ जाएगा 531 गुणे 418 बटे 56 गुणे 24। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कर दो। देखो अच्छा ये बताओ आप 56 का पढ़ा आप कितने में पढ़ोगे? इतना है तो ये तो नहीं आएगा। अगर 56 पढ़ा आपका 418 आता है, देखो लगभग देखो 5 अट्ठे 40 और 6 अट्ठे 48, यानी आपका ये 24 पढ़ा। देखो 24 गुना 48, तो नॉर्मली आप इसमें नहीं रहा। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा तो इतना तो कर सकते हो ना, आप इसका गुणा करके भाग तो दे सकते हो, कर सकते हो नहीं? इतना आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ सिर्फ आप होगे, आपका दिमाग होगा, आपकी पेन होगी, और कोई भी दूसरा नहीं होगा कि आपको गुणा करके दे दे। ठीक है, इसका गुणा आप कर सकते हो। देखो नॉर्मली अगर गुणा करेंगे तो इसका क्या आएगा? इसका इसमें भाग देंगे 0.9 बढ़ जाएगा। कितने बढ़ जाएगा? 0.9। अच्छा 0.9 नहीं, डायरेक्ट 9 बढ़ जाएगा। कितने बढ़ जाएगा? 9 बढ़। ये आपका कितना आ जाएगा? 9 बार जाएगा। और 24 का पारा है, देखिए 24 का 24, 24 में 41 मिल जाएगा, 17 बचेगा, और 178 है 24 पंच आप पढ़ सकते हो 120, तो आपका लगभग 6 बच जाएगा। अब 6 गुणा करो तो 144 में, तो आपका 150 लगभग आएगा। 150 ये आपका अनुभाग था, लगभग कितना आएगा? 150। ठीक है, अब निकाल लेना, कंफर्म नहीं है लेकिन आपको गुणा करने पर लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये आपका यहाँ से चैप्टर थर्ड शुरू होगा, चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। उसके पहले क्या चल रहा था आपका? विलयन सोल्यूशन चल रहा था। अब क्या चल रहा है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो क्या कर रहा है? अच्छे चालक विलयन, चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट की प्रबल विद्युत अपघट, या विद्युत अपघट या उत्प्रेरक। तो अच्छे चालकत्व वाले जो विलयन होते हैं याद रखिए, वो आपके होते हैं क्या? प्रबल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट मतलब वे विद्युत अपघट जो माध्यम में पूरी तरीके से वियोजित जाते हैं, विलयन पूरी तरीके से वियोजित जाते हैं। और जब पूरी तरीके से वियोजित जाते हैं तो आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी,
और जिसमें आणविक संख्या जितना ज्यादा होगी उतना अच्छा चालक को प्रदान करते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी करेंट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या करा, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, विशिष्ट चालकता जिसे बोलते हैं रो। अच्छा, विशिष्ट चालकता क्या बोलते हैं, कप्पा। विशिष्ट चालकता क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता को बोलते हैं कप्पा। अब कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो। अब रो क्या आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता है, यह विशिष्ट प्रतिरोध है और इसका मात्रक होता है, रो का क्या होता है, ओम मीटर। देखो अगर आप कप्पा का मात्रक निकालोगे, इसका कप्पा का मात्रक, तो इसके मात्रक देखो क्या होता है, ओम मीटर। तो क्या होगा, 1/ओम मीटर। देखिए आपका ये ओम मीटर, ठीक है। अगर इनको ऊपर कर दो क्या हो जाएगा, इसी घात प्लस है, किसी घात प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर। अब मिला लो, देखो सेंटीमीटर ओम, सेंटीमीटर और ओम तुल्यांक, सेंटीमीटर ओम, सेंटीमीटर ओम। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ये दोनों मैच हो गए। चलो ये ऐसा नहीं था, एक में सेंटीमीटर ओम था, एक में आपका सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो आपका ऑप्शन यही से होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। यानी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है किसका, विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। इससे आप देखो इस सूत्र से आपको हम निकाल दे रहे हैं, तो यही आपका आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 0.01 नॉर्मलता विलयन की चालकता इतना ओम सेंटीमीटर पाई गई, विलयन की तुल्यांक की चालकता हो। अब यहाँ पे देखो आपका ये आपका सांद्रता दिया सी, सी का मान कितना दिया, 0.01। ये आपका दिया है कप्पा का, कप्पा मान कितना दिया है, 0.005 ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अब अगर विलयन की तुल्यांकी चालकता होगी, अच्छा कप्पा की ये आपका देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है, यहाँ मात्रक में थोड़ा सा मिस्टेक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अब यहाँ पे ये कप्पा मान हो गया, तो आपसे पूछ रहा है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, लेमडा ई क्यू। तुल्यांकी चालकता लेमडा ई क्यू बराबर क्या होता है, देखिए आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000/सी। क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/सी। ये किसका होता है, तुल्यांकी चालकता का सूत्र। इसी में आपको मान दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो निकाल लो, लेमडा ई क्यू बराबर आपका क्या, कप्पा, कप्पा मान कितना दिया, कप्पा मान दिया 0.005 गुणे 1000 बटे आपका सी मान कितना दिया 0.0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पर 3 अंक दशमलव और नीचे 2 अंक, अगर दशमलव हटाओगे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा लेमडा ई क्यू बराबर, देखो यहाँ दशमलव हटेगा क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1000 बटे नीचे देखिए 2 अंक दशमलव था, 1 अंक दशमलव बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका आएगा क्या, लेमडा ई क्यू बराबर आपका आ जाएगा कितना, 5, कितना आ जाएगा 500। अब देखो 500 ऑप्शन में है, हाँ तो 500 ऑप्शन में आपका यहाँ पर है 500 ओम सेंटीमीटर तुल्यांक। देखिए ये आपका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स से इसका मात्रक होता है, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 500 करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो आंसर है आपका कौन सा है, सी सही, कितना आएगा 5। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, सभी पर। तो याद रखो किसी भी इलेक्ट्रोड की जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इन सभी पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी उसकी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन की ताप पर भी निर्भर करता है और साथ इसकी मोलरता पर भी निर्भर करता है, तीनों चीज। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑक्साइड दिए, ये आपको दिया सोडियम ऑक्साइड, देखिए आपका यहाँ पर लिख देना Na2O MgO Al2O3 Ag2O, ये 4 ऑक्साइड आपको दिए। तो कह रहा कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, ये आपका यूपी 2010 का क्वेश्चन है। तो इसमें आप बता सकते हो कौन सही होगा। देखो इसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या पता होना चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी।
तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए वे तत्व जो Fe मतलब आयरन, आयरन से नीचे स्थित है, जो तत्व कहा याद रखो, आयरन से नीचे स्थित है, उनका ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो सकता है, अपचयित हो जाता है। यानी याद रखिए कि जो वे तत्व जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन के नीचे होते हैं, उनका हाइड्रोजन द्वारा उनके ऑक्साइड का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों आपके आयरन से ऊपर है, आपका जो सिल्वर है ये आयरन के नीचे है, Fe की कहाँ है, नीचे। अतः यहाँ पर सिल्वर का अपचयन हो जाएगा। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, सिल्वर का ऑक्साइड जो होगा हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। समझ आ गया। और आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पर याद कर लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, हमने कई बार इसको बताया है और इसको याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक बताया, उस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं, तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट में, क्या कर रहे हैं, सेल अभिक्रिया जिंक और सिल्वर। सी यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, जिंक पॉजिटिव सिल्वर का सही प्रदर्शन है। यानी यहाँ पर देखिए सेल अभिक्रिया कैसे लिखते पड़े, सेल अभिक्रिया देखिए, ये लिखा है Zn प्लस 2Ag देखिए यहाँ पे क्या होगा, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव, ये चल कर क्या बना रहा है, Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2A, ये रिएक्शन हो रहा है। तो कह रहा है इसका सही प्रदर्शन क्या, इसे कैसे सही रूप से दर्शाया कैसे जाता है, Ag पॉजिटिव, Zn Z डबल पॉजिटिव, या यहाँ देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जिसका आपका ऑक्सीकरण उसको पहले लिखा है, फिर अपचयन वाला। तो क्या जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी जिंक ऑक्सीकरण होता है, पहले आप क्या लिखेंगे Zn, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन किसका होगा, सिल्वर का। ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड डी आपका सही है। इसमें आपका पहले याद रखो, आप इसका ऑक्सीजन होता है उसको दर्शाता, फिर इसका ऑप्शन होता है उसको दर्शाता। तो यहाँ पर आप पहले इसको दर्शाओगे फिर इसको दर्शाओगे, ठीक है। चल अब बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सेल के बारे में विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए एक सेल दिया है, जिंक से आपका क्या हो रहा है, जिंक डबल पॉजिटिव, ये बना था 1.0 m, और फिर क्या हो रहा है, कापर डबल पॉजिटिव से आपका कापर बना है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कापर जली विलयन के लिए मानक अपचयन विभव मान आपको दिया है। तो कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के बोल्ट है, तो जली Zn के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए। फिर कह रहा है आपका सेल के EMF की गणना कीजिए, अब क्या अभिप्राय होगा या नहीं। यानी ये तीन आपको क्वेश्चन दिए, इनमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है सेल अभिक्रिया लिखिए, यह अभिक्रिया किस प्रकार होगी। देखो यहाँ पर आपको पहला का आंसर लिख दें, यानी ये अभिक्रिया होगी कैसे। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर आपका बनाएगा Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। अब देखिए यहाँ पर आपका जो आयनिक ग्रुप होता है उसकी यहाँ पोलरिटी देखो दिया, आपको कापर कितना दिया है, ये दिया है 1 मोल, और इसका यहाँ पर विलयन कितना दिया है 1। तो ये आपका सिंपल से इसका सेल अभिक्रिया होगी। सेल अभिक्रिया में क्या होगा, देखो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, कापर क्या हो रहा है, अपचयन। यानी इस अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण और कापर का अपचयन हो रहा है, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका पहला हो गया सेल अभिक्रिया, ये आपका 2010 का क्वेश्चन है। फिर क्या सेल का EMF की गणना कीजिए, ये होता है विद्युत वाहक बल की गणना। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, दूसरा विद्युत वाहक बल यानी EMF, EMF निकालोगे तो सेल का क्या होता है, सिंपल सा देखो इससे आपको जो होता है वो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा E कैथोड, यहाँ पे तो मान दिया है, हाँ देखो आपको अपचयन विभव मान दिया, यानी यहाँ से आपका क्या होगा, E सेल बराबर E कैथोड माइनस होता है E एनोड। यानी जब दोनों सेल जो अभिक्रिया हो रही उनका अपचयन विभव दिया होता है, तो कैथोड में से एनोड को घटा दें, कैथोड से एनोड को क्या करते हैं, घटाते हैं।
तो यहाँ से अगर आप निकालोगे ई सेल तो आपका क्या होगा, ई कैथोड, कैथोड का काम करेगा, कौन करेगा, ध्यान सुनो, जिसका अपचयन होता है। यहाँ पर हमको बताया किसका अपचयन, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, टोटल किसका अपचयन, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। और कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर हो रहा है अपचयन, कॉपर क्या हो रहा है, अपचयन, यानी कॉपर का अपचयन हो रहा है। इसका मतलब यह कहाँ हो रहा है, कैथोड। याद रखो जिसका अपचयन होता है वो कैथोड होता है, और ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है वो आपको होगा कहाँ, एनोड। एनोड पर क्या होगा आपका ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होगा अपचयन। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर, तो सेल कैथोड का कार्य कर रहा है कॉपर, जबकि एनोड काम कर रहा है जिंक। तो अब बताओ कॉपर का क्या, देखो कॉपर का आपका बिंदु है 0.350, यहाँ क्या लिखेंगे आप 0.350 माइनस, जिंक का कितना दिया 0.763, ये कितना दिया है 0.763। अब इसको घटा दो, तो घटाओ देखो ये आपका कम में से घट जाएगा, तो 0 3 जाएगा, 3 बचेगा, 5 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 7 में 3 जाएगा 4, यानी 0.413 इतना वोल्ट बचेगा। किसका मान, ई सेल का मान, या इसी बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ कितना आएगा 0.413 वोल्ट, वो भी किसमें, माइनस, क्योंकि ये बड़ा था, बड़ा का यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस 0.413 वोल्ट आपका क्या आएगा सेल का ईएमएफ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करें, क्या अभिक्रिया स्वेच्छा से होगी, तो देखो जब आपका ईएमएफ का मान क्या जाता है ऋणात्मक, यानी जब ईएमएफ का मान आ जाता है ऋणात्मक, क्या ईएमएफ का मान अगर क्या आ जाए, ये आ जाए ऋणात्मक, तो अभिक्रिया स्वेच्छा से होती है, स्वेच्छा अनुसार होती है। अगर ईएमएफ का मान आपका माइनस आ गया तो ये स्वेच्छा से होगा, 0 आ गया तो साम्यावस्था में रहेगा, धनात्मक आएगा, स्वेच्छा से नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रिस्क। तो अब बताओ इन तीनों आपका, इसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या दिया, आगे आपका आ गया है शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग, यानी आपका आ गया आपका चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगति हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या करा आपका शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, नहीं, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, हाँ अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कभी भी अभिकार की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकार की सांद्रता के गुणनफल कोई व्युत्पन्नपाती नहीं, तो कोई नहीं, ऑप्शन बी ही करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं देखो क्या करा, एक शून्य कोट की अभिक्रिया ए प्लस बी से क्या बनता है कि आपको यहाँ लिखा है ए प्लस बी से बन रहा है क्या सी के लिए वेग दर होगा, जो आपका दर होगा वो क्या होगा, तो आप जानते होगा किसी के भी अभिक्रिया का वेग दर जो होता है वो आपका क्या होता है, यानी दर, ये आपका क्या होता है, ये होता है अभिकारकों की सांद्रता गुणनफल, यानी आपका ये अनुपाती होता है अभिकारक, यानी ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। तो यहाँ पर ये हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हो दर बराबर क्या लिख सकते हो, के ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। तो यहाँ से आपका क्या होगा, देखो के ए बिना दिया, फिर यहाँ पर के ए बिना दिए भी दिया है, तो आपका ये यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ए और बी दोनों की सांद्रता के गुणनफलों के अनुपाती होता है, ऐसे अगर लगाने तो बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर अच्छा एक शून्य कोट की अभिक्रिया था, और शून्य कोट की अभिक्रिया किसी भी निर्भर नहीं करती, यानी देखो शून्य कोट की अभिक्रिया इनके सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती, दोनों का 0 हो जाएगा, यानी इसकी जो दर होगा वो सिर्फ के क्या होगा, किसके के। तो यहाँ देखो इसका नाम क्या, यहाँ से इसका 1 दिया, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। शून्य कोट की अभिक्रिया उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, याद रखिए, आपको पीछे बताया, आप इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शून्य कोट की अभिक्रिया किसी की भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसकी अभिक्रिया जो कोट होता है उसके के स्थिरांक के ही बराबर, ठीक है, इसमें कोई दिया नहीं था, कौन सा हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं।
चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, प्रथम कोड की अभिक्रिया के 90 अंश 90% पूर्ण होने में लगा समय। कह रहा है प्रथम कोड की अभिक्रिया इसका 90% पूर्ण होने में लगा समय। देखिए अगर अभिक्रिया की जो दर होती है, समय होता है, देखो सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है के बराबर आपका होता है 2.303 अपान टी, फिर यहाँ होता है लॉग प्रोडक्ट, अच्छा लॉग ए की सांता बटे ए माइनस एस की सांता, ये होता है। तो कह रहा है 90% पूर्ण होने में लगा समय। अर्धायु का 202 गुना होता है, अर्धायु का 303 गुना होता है, अर्धायु का 1 गुना होता है, अर्धायु का 404। तो अब इसको निकालना है, और ये आपका सूत्र होता है, दूसरा आपका अर्धायु लिखो होता है, टी जो हाफ होता है, ये बराबर होता है 0.69 3 बटा ठीक, ये टी हाफ होता है। तो अब कह रहा है कि 90% पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो अर्धायु का कितना गुना। तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर आपको निकालना है तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, टी 90%, तो क्या निकालोगे, देखो टी 90 बराबर क्या होगा 2.303 के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बटे के, और यहाँ पे जाएगा लॉग। अब देखिए ये आपका 100% होता है बटे ए माइनस एक्स, ये आपका कितना है 100 में से कितने परसेंट कर रहा है 90%, यहाँ से क्या करो 90 घटा दो। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे क्या आएगा देखो। अच्छा बताओ यहाँ के आपका मान है, तो बताओ यहाँ से के मान निकाल सकते हो, के मान कितना है, देखो के किधर बचाने का, के बराबर क्या आ जाएगा 0.693 अपान टी हाफ, क्या हो जाएगा टी हाफ। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप इसका मान लिख दोगे तो क्या हो जाएगा टी 90 बराबर 2.303 2.303 बटे के मान कितना आ गया यहाँ से 0.693 बटा टी हाफ इंटू लॉग। अच्छा बताओ ये 100 है ऊपर, 100 बटा 90, 100 में से 90 कितना हो जाएगा 10, और 10 एक जैसे भी कर दिया, अब कितना आ गया लॉग 10, और लॉग 10 मान कितना होता है 1 होता है, लॉग 10 मान कितना होता है 1। तो अब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आपका इसका मान आ जाएगा 1। तो अगर इसको पलटो देखो ध्यान से, ये एक 203 बटा इतना है और ये बटे ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा टी 90 बराबर, ये आपका हो जाएगा 2.303 बटा 0.693 इंटू टी। हाँ अब ध्यान सुनो, अब इसका लॉग एक मान 1 हो गया, तो 1 गुणा करने से कोई मतलब नहीं। अब इसका अगर भाग दोगे तो इसमें से इसको भाग दोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा देखो 6, यहाँ है यहाँ 203, यानी अगर इसको भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग देखिए 6 9 9 7, यानी इसका भाग आप 3 बार दोगे, कितनी बार 3, ये देखो 3 बार में कट जाएगी, यानी आपका कितना 3.3 टी हाँ, कितना आएगा 3.3 टी हाँ, यानी जो टी 90 है, अब क्रिया का 90% पूरा होने में जो लगा समय है 303 टी हाफ, यानी अर्ध आयु का 3.3 गुना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। अर्ध अवक्रिया का 3.3 गुना हो जाएगा, समय लग जाएगा किसमें 90% पूर्ण होना में। और इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, ये आपका चैप्टर 4 का, ये आपका चैप्टर 4 का बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आने का बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा संभावना होता है, क्योंकि हर साल लगभग इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 90% दे देगा, 50% देगा, 60% दे देगा, 80% देगा, 99% देगा, कुछ न कुछ देगा, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आना ही आना होता है हर एग्जाम में, हर ईयर में, हर साल किसी न 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर पूछता है। यहाँ देखिए तो बहुत गलती पूछते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और आपको ये लगाना आना चाहिए, है बिल्कुल सिंपल। अब टी हाफ और इसको निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाए। चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण होता है तो इसके 50% पूर्ण होने में लगा समय कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर लाख टूक मान दिया 0.0, यहाँ पर दशमलव दिया, ठीक है 0.30। अब यहाँ क्या कर रहा है, देखो कह रहा है किसी भी, यानी यहाँ पर कह रहा है टी जो 90% है वो दिया है 90 कई मिनट 90 मिनट, तो कह रहा है इसके 50% यानी टी हाफ का मान होता है। तो चलो तो इसको निकालने की जरूरत है क्या, इसको निकालने की जरूरत है। देखो अभी आप यहाँ से लिखिए हो टी 90 बराबर कितना होता है 3.3 टी हाफ के,
तो यहाँ से अगर टी हाफ मान निकालोगे तो क्या निकाल सकते हो, देखो T90 मान आपको कितना दिया है 90 मिनट बराबर 3.3 पूरे टी हाफ, यहाँ से इसको 50 कर दो क्या हो जाएगा 90/3.3 बराबर क्या हो गया टी हाफ। अब इसको भाग दीजिए, देखो 30 से 90 लगभग आपको कितना आ जाएगा, देखो 303 है ना, ये आपका 30 अगर सिर्फ 3 होता 30 से 90 होता, लेकिन 303 है इसका मतलब कम हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 27 और टी हाफ, टी आपको कितना आ गया 27 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल आप जिससे पिछले बार किए थे वैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से आपको क्या एक बार क्लियर हो गया, अब यहाँ से एक बात आपको समझ आना चाहिए कि देखो यहाँ से आपको समझ आया कि यहाँ पे जो लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका T90 ओवरऑल 3.3 टी हाफ के, और ये आपको अगर पता है, ये अगर आपको याद है तो आने वाले समय में एग्जाम में अगर इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हो बिना अपना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये आप एक बार कर चुके हो। तो अगर आपको याद है तो यहाँ पर देखो जैसे हमने इसको डायरेक्ट बिना सॉल्व किए कर दिया कि 90/3 कर दिया, इसी से फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया जो कि आपको पीछे निकाले। तो इस प्रकार के फार्मूले आपको अगर पता है तो आप जल्दी से जल्दी निकाल लोगे, आपको कम से कम समय हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से भी हो जाता ताल्लुका रखते हैं और साथ ही क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए तो अब आपको ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या करा, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करो। देखो क्या करें, वेग स्थिरांक गणना करो। अच्छा देखो कह रहा है कि 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी मतलब 50% हो गया, 50% मतलब अर्ध आएगा। देखो आपको घुमा के पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है टी बराबर 0 पर आपका, देखो टी बराबर 0 पर जो सांद्रता वो कितना था, ये था। फिर कह रहा है टी बराबर 40 सेकेंड, टी बराबर 40 सेकेंड पर आपकी जो सांद्रता वो कितना हो गई, वो करा आधा हो गया, आधा मतलब a/2, और a/2 मतलब अगर सांद्रता आधा होता है इसका मतलब होता है अर्ध आयु। तो देखो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, अर्ध आयु पूछ रहा है, तो अर्ध आयु पूछ रहा है तो अब आप बताओ, देखो अभिक्रिया के स्थिरांक पूछ रहा है के, और आपको पता है जो अर्ध आयु काल होता है यानी टी हाफ या T50 बोलते हैं इसको, T50 का क्या होता है, ये आपका होता है 0.693 बटा के। अब यहाँ से अगर के मान निकाला तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.693 बटा 0.693 बटा T50। अब इसको सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पर आपको टी जो मान दिया ये आपका किस मान दिया, ये आपका T50 मान दिया, कितना दिया है 40 सेकेंड। तो अगर इसको सॉल्व करते हो क्या जाएगा, देखो के बराबर का जाएगा 0.693 बटा टी हाफ मान कितना 40, इससे भाग दे दो, देखो भाग दो कितना आएगा, ये आपका होगा 4 1 का 4 2 9 यानी कि 29 4 7 28 1 8 4 यह 12 कितना होगा 4 3 12। कहीं प्रश्न लगेगा, देखो एक वाले था अब 100 भाग दे देंगे तो आपका एक अंक और दशमलव हो जाएगा, तो आपका यहाँ से लग जाएगा 0.0, ये आपका जाएगा 1 0.0 इस बराबर के, यानी इसका के स्थिरांक मान कितना आ गया 0.0173 इतना आएगा। और याद रखो इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है के का मात्रक क्या होता है सेकेंड इनवर्स। से ये भी पूछा था, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया यानी के का मात्रक होता है, तो आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए, इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड इनवर्स। ये कई बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसको भी आप ध्यान रखो, ठीक है। के का मात्रक क्या होता है, के मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप मात्रक याद रखो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ये 0.693 इसका कोई मात्रक नहीं होगा, बट आपका टी है, टी का मात्रक क्या होता है सेकेंड, सेकेंड पता जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, जैसे के का मात्रक यहाँ से क्या होता है 0.0173 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ सांद्रता, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन काफी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग
50% तथा 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। देखो आ गया ना, आपसे क्या बोले थे 80 पूछता है, 60 पूछता है, 90 पूछता है। अब आपको कहा गया है कि इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आधा मतलब 50% 10 में पूर्ण होता है, यानी आपको टी हाफ का मान दिया है कितना 10 मिनट। कितना दिया है 10 मिनट। फिर कह रहा है इस अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो अगर टी हाफ का आपको मान दिया, ये बताओ आप यहाँ से क्या मान सकते हो, मान निकाल सकते हो, के मान 0.693 अपान टी हाफ। तो यहाँ से अगर निकालो क्या होगा 0.693 अपान 10, या यहाँ से आपका के मान कितना आ जाएगा 0.0693, 10 से भाग दोगे आ गया जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका मान गया के मान। अब आपसे पूछा कि इसका 80% का, तो 80% निकाल दो, तो टी 80 बराबर क्या होगा आपका आएगा 2.303 बटे 0.0693 इंटू लॉग। अब देखिए 100 अब बटे क्या होगा 100 माइनस 80। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा टी 80 बड़ा, यहाँ से ध्यान देखो इसको अगर भाग दोगे इसमें तो भी आपको होता है 300 आएगा, अरे तो जीरो में है तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, ये जाएगा 35 लॉग। अब बताओ ये आपका क्या होगा 100 बटा 80 में 100 में से 80 निकल जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा, इसको भाग दोगे क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका क्या आ गया टी 80 बराबर 33 लॉग 5। और लॉग 5 का मान कितना होता है, लॉग 5 का मान देखो, लॉग 5 का मान आपका होता है 0.71, लॉग 5 का मान कितना होता है 0.71, यहाँ से इसका मान रख दो तो टी 80 का कितना आ जाएगा आपका 33 गुणे 0.71, इसका गुणा करो, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा टी 80। अच्छा तो लगभग 0.71 मतलब क्या है 0.7 है, अगर 7 को गुणा करोगे इसमें 7 तारीख 21 और 7 तारीख 21 और 2 23, एक दूसरों का 7.23 इतना मिनट। तो आपका कितना आएगा 2301 या लगभग 23 मिनट लगेंगे। 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा 23 मिनट, समझ आ गया। तो याद रखो आप अगर किसी भी क्रिया का अर्ध जो है आपका या आधा पूर्ण होने में तो 10 मिनट लग रहा है, उसको 80% पूरा होने में कितना लगेगा 23 मिनट, कितना लगेगा 23 मिनट, समझ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निर्धारित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में यह अपने प्रारंभिक मात्रा का चौथाई रह जाए। क्वेश्चन समझा आप। देखो सबसे पहले आपको कहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखेंगे, जैसे मान लो आपको कहा यहाँ पर ए आपका बदलना है किसमें, तो इसकी जो दर होगा यानी दर को लिखते हैं डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, ये आपका क्या होगा, देखिए जो दर होता है डेल्टा अपान डेल्टा टी, ये आपका होता है प्रारंभिक सांद्रता के अनुपाती, ए की सांद्रता के अनुपाती होता है, यहाँ सबका के का गुणा। तो यहाँ सबसे पूछा गया दर, देखिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक यानी के का अगर मान जाएंगे तो के बराबर क्या होगा आपका सिंबल सबका हो जाएगा दर, क्या हो जाएगा दर, तो आपका यहाँ हो जाएगा दर बटे सांद्रता, एक ही सांद्रता, या आप इसको लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो डी ए अपान डी टी अपान एक ही सांद्रता, ठीक है। तो ये आपका अभिक्रिया होता है, इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है अगर वेग स्थिरांक निकलना होता है तो देखो अगर ए बदलना है किसमें बी में, तो इसकी जो के होता है वो होता है ए की सांद्रता बटे बी की सांद्रता, यानी अभिक्रिया की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता, ये आपका होता है के का व्यंजक, ठीक है। ये के का व्यंजक होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई पदार्थ में प्रारंभिक मात्रा का आधा है 100 मिनट में आधा हो जाता है, फिर से आपको देखो यहाँ पर टी हाफ मान दिया, टी हाफ का मान कितना दिया है 100 मिनट, कितना दिया 100 मिनट। अब कह रहा है तो बताइए कितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का एक चौथाई, एक चौथाई मतलब कितना, देखो प्रारंभिक सांद्रता यानी आपको ए माइनस एक्स की बात कर, एक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है एक्स की, एक्स मतलब होता है टी समय बाद आपकी सांद्रता, तो आपका यहाँ से अगर देखोगे तो एक्स की मात्रा क्या रहा है 1/4, एक चौथाई मतलब 1/4, और 1/4 अगर 100% का अगर 4 करोगे क्या आएगा, 100% 4 करोगे कितना आएगा 25,
तो अब से 25% का पूछ रहा है, तो अब इसको निकालना है, बिल्कुल निकाल दो, उस सूत्र से निकाल दो। देखो T25% निकालना है तो क्या लिखोगे, 2.303 बटा के इंटू लॉग के बेस 10, यहाँ से हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस 25। बस इसी को सोल्व कर दो। देखो यहाँ से के मान आपको निकालना है तो के मान निकाल सकते हो इधर। देखो अगर आपको के मान निकालना है तो के बराबर क्या लिख सकते हो, के बराबर लिख सकते हो 0.693 बटा टी हाफ, टी हाफ मान आपको कितना दिया है 100, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 0.693 बटा 100, इतना ही रखना है। यहाँ पर इतना रखो, आगे आपको देखो काम आ जाएगा कैसे। देखो अब यहाँ से इसको निकालोगे तो क्या होगा T25% बराबर, ये आपका आएगा 2.303 बटा, यहाँ से हो जाएगा 0.693 बटा क्या हो जाएगा 100 इंटू यहाँ से फिर लॉग। अब बताओ ये क्या होगा 100 बटा 100 में से 25 कितना हो जाएगा 75, 100 से 25 75 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 25 चौका 100 और 25 में 75, और 4 में अगर 3 से भाग दोगे तो आपको कितना आएगा, देखो ये आपका जाएगा T25% बराबर, ये इससे आप भाग दोगे कितना आएगा 3.3 आएगा, या पीछे का कर चुके हो कितना आएगा 3.3। अब देखिए ये बटे यहाँ प्लस बचा जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 100 का, फिर यहाँ सबका क्या हो जाएगा लॉग। अब यहाँ देखिए लॉग 4/3 यानी 4 में 3 से भाग दोगे तो ये आपका आएगा 133, कितना आएगा 133। अब इसका मान निकालोगे तो देखो T25% बराबर 3.3, देखो ये आपका 3.3 गुणे 100 गुणे, अब लॉग 133 का मान कितना होता है तैयार रखिए लगभग 0.2, कितना होता है 0.2, लॉग 133 का मान कितना होता है 0.2। अब इसको सॉल्व कर दोगे, देखो इसका गुणा इसमें कर दो, 2×3 6 और 2×3 6। अब देखो एक अंक भी 2 और 2 यहाँ पर 100 है तो गुणा कर दो क्या आएगा, यानी T25% जो कितना आएगा 66 मिनट, कितना आएगा 66 मिनट, समझ आ गया। तो ये आपका क्या था 25% में लिया गया समय। देखो आप चेक भी कर सकते हो इसको, देखो अर्धधारिता में कितना लग रहा है 100, यानी आपका 25% 50% 100 मिनट लग रहा है तो 25% 100 मिनट से कम ही लगना चाहिए। अगर आपका कम आया तो आपका लगभग हो सकता है आपकी सही है, लेकिन अगर ज्यादा आ गया तो 100% गलत, लेकिन अगर कम आया तो सही है, ऐसा नहीं कि सही है, हो सकता है आप गलती के गलत हो जाए, लेकिन अगर इससे ज्यादा आना ही नहीं चाहिए, अगर ज्यादा आ गया तो आपका मतलब गलत, ठीक है। इस बार आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ आप सही किए हो कि गलत। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं, इसका क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन क्या करा, प्रथम कोट की अभिक्रिया 99% या 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है। करा कि 99% पूर्ण होने में लगा समय जो होता है और 90% पूर्ण होने में लगा समय तो 2 गुना है। अब ये आपको सिद्ध करना, तो सिद्ध कर लोगे बिल्कुल। तो सूत्र क्या होता है, अगर आप व्यापक सूत्र देखो तो T बराबर होता है 2, क्या होता है 2.303 बटा 2.303 बटा के इंटू लॉग, ये एक और प्रारंभिक सांख्यता, ए माइनस क्या होता है अंतिम सांख्यता या सबसे समय बाद की सांख्यता, ये व्यापक सूत्र है, ये क्या होता है व्यापक। अब हम क्या करें T90 और T99 पर दोनों का निकालना, तो अगर हम T90 चलिए 99 लिखिए, पहले T99 क्या होगा 2.303 बटा के लॉग। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 100 बटा 100 माइनस 99, अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा T99 बराबर 2.303 बटा के, और यहाँ सबका आ जाएगा लॉग, देखो 100 बटा 100 से 99 कितना हो जाएगा 1, और लाख 100 मान कितना होता है, लाख 100 मान होता है 2, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा T99 बराबर 2.303 बटा के इंटू 2, लाख 100 मान कितना होता है। इसी प्रकार हम किसका निकाल रहे हैं 90%। देखिए ये आपका किसके लिए था, देखो ये आपका था 99% के लिए, किसके लिए था 99% के लिए। अब यहाँ पर निकाल रहे किसके लिए 90% के लिए, अगर 90% के लिए निकालोगे तब देखो क्या आएगा, 90% निकालोगे तो आपका हो जाएगा T90 बराबर, देखो यहाँ से होगा 2.303 बटा के, और यहाँ से होगा लॉग 100 बटे 100 माइनस
90, ये होगा नहीं, तो -90। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब कहाँ से आएगा, T90 बराबर 20303 203 बटा के, और यहाँ सबका क्या आएगा लॉग, देखो ऊपर क्या है 100 बटे, अच्छा तो 100 में से 90 जाए क्या आएगा 10, और 10 से 10 कट जाएगा, यानी यहाँ से कितना आएगा, एक जो से जीरो कट गया 10 आ गया, और लॉग 10 कितना होता है 1, यानी यहाँ से आप देखोगे 390 का क्या आ जाएगा 20303 बटा के इंटू 1, ये है नहीं। अब देखो यहाँ से आपका 390 आ गया और 399, 99 और 90। अब अगर देखो ध्यान से तो हम क्या करते हैं, देखिए 390 बटा 399 बटा 99 बटा 90 कर रहे हैं, तो देखो 99 में कितना है, 99 में आपका 2.303 अपन के इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपन के इंटू 2 बटे के 90 मान कितना है, के 90 माना है 2.303 के अपन 1, तो क्या लिखोगे 2.303 अपान के इंटू 1। अब देखो ये इससे ही कट जाए, तो बचा क्या 2 बटा 1, 399 बटा 390 बराबर क्या हो गया 2 बटा 1, अगर 3 गुणे ऐसा कर दोगे क्या हो जाएगा, देखो 399 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 390, यानी 99% जो मान है 90% का दोगुना आ गया कि नहीं, देखो 2 गुना आ गया कि नहीं, यानी जो यहाँ पर कहा था वो आ गया, 2 गुना होता है, कितना होता है 2 गुना, तो 2 गुना आ गया ना, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, और इसमें जो आपको बताया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आते हैं, आए भी हैं और आएगा, ऐसा नहीं कि आता था अब नहीं आएगा, आएगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करो, तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं ये महत्वपूर्ण है और आपके लिए सफिशिएंट है, इस प्रकार क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर घर में प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें कोई भी दिक्कत आपको न आए। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो तैयारी अच्छे से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते हैं।